हमारे बीच जो भी आप स्टूडेंट जो देख रहे हैं बहुत खतरनाक स्टूडेंट है, तो भविष्य में तो आप इनको देखिएगा ही। फिर भी अभी कुछ स्टूडेंट हैं जो न्यू स्टूडेंट हैं, उनको थोड़ा परिचय हम करवाना चाहेंगे हम अपने स्टूडेंट से जो इस बार 12th पास किया है, तो आपको पता चल जाए हाँ किस प्रकार का क्वालिटी है, ठीक है, यहाँ पढ़ने से। तो चलिए हम बात करते हैं, पहले इसके बारे में आपको परिचय बता देंगे। चलिए अभी बताइए, अपने मुँह से अपना परिचय बताइए। मेरा नाम श्रेयांशु सिंह है। मेरे पिता का नाम श्री साग्राम सिंह है। मेरी माता का नाम श्रीमती रोजी सिंह है और मेरी माता सरकारी शिक्षिका है और मेरे पापा शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं जी। ठीक है, तो आगे आप 12th पास हो गए हैं इस बार, तो आप आगे क्या करना चाहते हैं और किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, पूरे विस्तार से बताइए। अभी फिलहाल मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ। एक प्रदेश की सर्वोच्च प्रतिष्ठित संस्था राष्ट्र प्रौद्योगिकी संस्था IIT कॉलेज में जाना चाहता हूँ। उसके बाद मेरे आगे का जो मेरा लक्ष्य है वो सिविल सेवा में जाना है, जो मेरे जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। क्योंकि मेरे पिताजी ने इस सेवा में जाने की कोशिश की थी, लेकिन इमोशन के कारण, क्योंकि आपको अगर प्रशासनिक सेवा में जाना है तो आपको 3 तरह से स्ट्रॉन्ग होना होगा। पहले तरह से इमोशनल आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, आपको सोशल स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और आपको किसी तरह की स्किल से प्रॉब्लम ना हो, इसी तरह से आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। सबसे पहली बात आती है, अगर आपको सिविल सर्विस में जाना है तो कोई भी लक की बात नहीं आती है। अगर फुल हार्डवर्क हो तो सफलता मिलनी सुनिश्चित है, मिलती ही है। क्योंकि मेरे ही पापा के स्टूडेंट्स 2020 में उनकी रैंक पूरे देश में 233 थी और इस बार 143 रैंक आई, तो एज एन IPS ऑफिसर उनकी नियुक्ति हो जाएगी। तो मेरा भी जीवन का लक्ष्य है कि मैं एक सिविल सर्विस बनूं और मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं जब IAS पद पे जाऊं, मैं एक ऐसा अधिकारी बनूं कि मेरी गाड़ी खोलने वाला एक आदमी हो और जब मैं गाड़ी से निकलूं तो मुझे सैल्यूट करने वाले फौजियों की संख्या बड़ी हो और मेरे गाड़ी पर भारत सरकार लिखा हो। ये मेरे जीवन का प्रमुख उद्देश्य है और मैं इसे पाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे गुरुजनों पर, मेरे माता पिता को और शिक्षितों पर, जिन्होंने मेरे हौसला अफजाई करते रहे हैं जब से मैं पढ़ाई में गंभीर हुआ हूँ। और मुझे आशा है कि मेरे लक्ष्य की प्राप्ति 6 वर्षों तक मैं एज एन IAS ऑफिसर आपके सामने रहूँगा। चलिए ठीक है, तो अगर आप लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ कमेंट है तो आप अपना वीडियो के माध्यम से, कमेंट बॉक्स आपके सामने खाली है, अपना कमेंट कर सकते हैं। तो और थोड़ा सा इसके बारे में, अगर कोई न्यू स्टूडेंट है जो तैयारी करने के लिए चाह रहा है तो उसको किस तरह से करना चाहिए, किस चीज़ की तैयारी? UPSC की तैयारी। जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस बार 12th किए हैं, जैसे आप भी 12th किए हैं तो आपको पता है सारा चीज, और सब स्टूडेंट को पता नहीं है, तो उनको पता चल जाए किस तरह से करना है। अभी स्टार्टिंग है जी, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बताना है। अच्छा, देखिए, अगर आपको प्रशासनिक सेवा में जाना है, वो चाहे आपको बिहार लोक सेवा आयोग हो या संघ लोक सेवा आयोग हो, सबसे पहले तो पढ़ाई ही नहीं, आपको हर चीज़ से अच्छा होना होगा। चरित्र अच्छा रखना पड़ेगा, बैठने का तरीका, मैनर्स, सारी चीज़ सिखाई जाती है। जो कि एनी बेसिक बोलती थी कि किसी भी जो छात्र होते हैं उनकी प्रथम पाठशाला उनका परिवार होता है, जहाँ बच्चे जो सीखते हैं, जो सीखते हैं वही अडॉप्ट करते हैं, वही अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तो वही चीज़ समाज में देखने को मिलती है। और कोई लड़के, जैसे आप लड़के हैं, मैं लड़का हूँ, तो हमारा व्यक्तित्व बहुत बड़ा मायने रखता है। लड़की की ये चीज़ ध्यान रखती है कि उनका नाखून बड़ा ना हो, बोलने की शैली हो, अच्छी शैली हो। और जब संघ लोक सेवा आयोग में जाते हैं ट्रेनिंग के लिए IAS प्रशिक्षु, वहाँ पर लिखा हुआ है शीलम परम भूषणम, अर्थात चरित्र ही सबसे बड़ा गुण होता है किसी भी व्यक्ति का। और वहाँ एक चीज़ लिखी हुई है कि योगा कर्मेषु कौशलम, अर्थात कर्मों की कुशलता ही सबसे बड़ा योग है। हम लोग जो कर्म करते हैं वो ही सबसे बड़ा योग है। योग करना तो आवश्यक है ही, योग करना ही चाहिए। जब एज एन IAS ऑफिसर्स आप अपॉइंटेड होंगे, सर भी अपॉइंटेड होंगे, जितने भी लोग अपॉइंटेड होंगे, जिनका सपना है भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना या भारतीय पुलिस सेवा में जाना, तो वहाँ पर आप जाकर देखेंगे कि उन लोगों की जो जीवन शैली होती है बड़ी अच्छी होती है। शाम में 10 बजे तक सो जाना, सुबह 4 बजे उठना और PT ग्राउंड में 5 बजे तक पहुंच जाना, और वहां पर भी जाकर कठिन पढ़ाई करनी पड़ती है, जो कि 10 महीने तक ड्यूरेशन चलता है। इसी बार 12 मई को IAS ऑफिसर्स की जितनी भी ट्रेनिंग की प्रशिक्षण हो रहे थे वो सारे खत्म हो गए और हमारे बिहार को 10 IAS ऑफिसर मिल गए 2021 बैच के। तो ये अपने आप में गौरवान्वित होने वाली बात है कि हमारे कटिहार से भी IAS ऑफिसर निकल रहे हैं। पिछले साल ही पहले अटेम्प्ट में 11वीं रैंक लाने वाले शुभम प्रत्युष पाठक भी यहीं के हैं। अमन अग्रवाल जिन्होंने 84 रैंक लाई, वो IAS ऑफिसर हो गए। तो यहाँ से निकल रहे हैं, रिजल्ट निकल रहा है और बहुत ही गौरवान्वित होने वाली बात है। मैंने अभी तुरंत कहा था कि जिन्होंने 233 रैंक लाई वो उनको भारतीय राजस्व विभाग मिला, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, और इस बार उनको भारतीय पुलिस सेवा मिल गया। उनका भी परम उद्देश्य है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना, और वो भी पहुंच जाएंगे अपने लक्ष्य तक। और वो IIT खड़गपुर प्रोडक्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी खड़गपुर। वहाँ से उन्होंने इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उनके फादर DS कॉलेज में प्रिंसिपल थे, और जहाँ मैं केमिस्ट्री पढ़ने जाता था राजीव सर के पास, वहाँ वो भी पढ़ने जाते थे। वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है, आप सर्च करेंगे हर्षप्रासर तो नेट में आ जाएगा। और हिंदी माध्यम, अगर आप हिंदी माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, आगे प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप दृष्टि चले जाएं। दिल्ली में दृष्टि में जाए,
वहाँ पर पढ़ाई करें। एक चीज़ और है, आज के समय में विषयांतर बहुत हो रही है, क्योंकि लोग विषयांतर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इस एज में ये भटकने की उम्र है, 13 से 19 साल तो एक टीनेजर्स होता है जिसको हम किशोरावस्था बोलते हैं। अगर 19 के बाद की बात करें तो लोग भटकते हैं। जो भटकने की जो शैली होती है, मस्तिष्क जो होता है बहुत भटकता है लोग, और जो इस उम्र में अपने आप को नियंत्रित कर ले वो सरकारी पद पर चले ही जाते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। चाहे कंपटीशन कितना भी हार्ड हो, प्रतिद्वंदी कितने भी हो, अगर अच्छी लगन से पढ़ाई होगी तो सफलता मिलना सुनिश्चित है। मेरा भी ये विश्वास है और ऐसा होता ही है, क्योंकि जिन्होंने पढ़ाई की, जिन्होंने मेहनत की, वो आज अपने पद पर पहुंच चुके हैं। हिंदी माध्यम से जिनकी दिव्यांग खबर जो पिछले साल जिनकी 438वीं रैंक थी एज एन IPS ऑफिसर्स, उनकी इस पर 105वीं रैंक आई है, एज एन IAS ऑफिसर उनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। तो जो मेहनत करते हैं, ये तो संघ लोग तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर आप बिहार लोक सेवा आयोग में जाना चाहते हैं, उनकी तैयारी करना चाहते हैं, तो वहाँ भी आप अगर पढ़ाई करेंगे, टीचर पहले बात आती है शिक्षक, जो शिक्षक बताते हैं उनकी बात को मानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जैसे हिंदी विषय में मेरे 95 नंबर हैं, 95 नंबर मुझे आए, तो सर की बहुत अच्छी देन है। सर जिस तरह से पढ़ाते हैं कि हर तरह का छात्र हो, चाहे किसी भी तरह का छात्र हो, वो नहीं पढ़ने वाला भी हो या बहुत ही मजाकिया स्वभाव का लड़का हो या लड़की हो, तो वो भी समझ जाए सर को, सर इस तरह से पढ़ाते हैं। और जो सभी छात्र को समझा ले, छात्र किसी भी तरह के हों, सभी छात्र को समझाने में, संतुष्ट करने में सफल हो, वही सही मायने में सफल शिक्षक है। क्योंकि शिक्षक वो होते हैं जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं, लेकिन अपने वहीं रह जाते हैं। एक सफर होता है कि उस सफर से तो गुजर कर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, लेकिन शिक्षक वहीं पर रह जाते हैं। और सर का योगदान है। सर को मैंने भी पिछले वर्ष बोला था कि सर बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी करें, क्योंकि सर में जो कैपेबिलिटी है, बोलने की जो क्षमता है, बोलने की क्षमता और लिखने की जो शैली है, लिखने की शैली बहुत मायने रखती है सिविल सेवा में, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन इंजीनियरिंग मेडिकल की एग्जाम नहीं है। और सर की जो शैली है, मैंने सर को इंकरेज किया था, प्रोत्साहित किया था सर को कि एक अच्छे छात्र की ये भी निशानी होती है कि अपने शिक्षक के बारे में वो अच्छा सोचे, उनको इंकरेज करें। क्योंकि आज के समय में कोई भी नहीं चाहता है कि आप सफल हो, खासकर जो आपको चाहते हैं वो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, सफल हो जीवन में। लेकिन जो आपके चाहते हैं, जो आपसे चाहते हैं कि आप अच्छा बढ़े, अच्छे पद पे जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। सभी मेहनत करते हैं, 5-6 बच्चे आते हैं, 10 बच्चे आते हैं, उसके दोस्त चले जाते हैं। और मेरे पिता खुद शिक्षक है, मैं उस गरीबी को समझता हूँ। पैसे भी नहीं होते और ये अस्थायी चीज़ नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि यह अस्थायी है, इस पर निर्भर होना पड़ता है और पूरे जीवन गुजारना बहुत ही कठिन है। और क्योंकि मैं अपने पापा को भी देखता हूँ तो इसमें क्या बहुत समस्याएं होती हैं। अगर आप सरकारी ओहदा सर को लग जाए, सरकारी ओहदा ले लेते हैं, तो इससे क्या होगा, एक टेम्परामेंट होगा, प्रॉपर टेम्परामेंट होगा, परमानेंट चीज आएगी, कोई भी वेतन की चिंता नहीं, मंथली वेतन आ जाना है, इसकी स्वाभाविकता देखने को मिलेगी। और सर जिस तरह से पढ़ाते हैं, शैली है, और सर की जो उम्र है अभी, तो सर भी बिहार लोक सेवा आयोग में, एनएफ संघ लोक सेवा आयोग में भी जा सकते हैं और उनकी नियुक्ति हो सकती है एक अच्छे पद पर। क्योंकि इस बार जो नियुक्ति हुई है वो 933 पद थे, जिसमें से हमारे बिहार के कम से कम 20-25 जितने भी युवा हैं वो टॉप 100 में आ चुके हैं। जिसमें से बेटियों ने भी कमाल किया है, 25 में 14 तो बेटियां ही हैं और 11 लड़के हैं। जिसमें अयोध्या की विदुषी सिंह, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 13वीं रैंक लाई, 13th रैंक ले आई उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। और एज एन इंजीनियर्स का तो कब्जा इधर 4-5 साल से 6-7 साल से यूपीएससी में है। जितने आप देखें, श्रुति शर्मा देख ले, लेकिन वो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड की थी, जिन्होंने GNU से पढ़ाई की और उन्होंने रैंक लाई। और इस बार जो इशिता कौशिक, जिन्होंने फर्स्ट रैंक लाई है, वो भी देखिए, अगर जो जितने भी टॉपर्स निकलते हैं वो हम ही में से बीच से निकलते हैं, कोई अलग नहीं होते हैं। जितने भी टॉपर्स बनते हैं सभी हम ही के बीच से होते हैं, और वो कोई साधारण नहीं होती है, लेकिन उनकी जीवन शैली ऐसी होती है जो उनको असाधारण बना देती है। जीने का तरीका, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, और संगति का तो बहुत असर पड़ता है। संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। आपकी अगर संगति गंदे लोगों से होगी, जो आपके संस्कार अच्छे हैं वो भी खराब हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। आपकी देखने का नजरिया, आप शिक्षक को देख रहे हैं किस नजरिए, आपकी शैली कैसी है देखने की, आप बैठे किस तरह से हैं, आपकी बोलने की शैली कैसी है, आप अपने आप को व्यक्त किस तरह से कर रहे हैं, आपकी आई कॉन्टेक्ट लेवल कैसी है, ये बहुत मायने रखती है। शिक्षक से चोर उचक्के की तरह नहीं, अच्छे से पढ़ाई, अगर उससे पता चलता है कि इंसान का व्यक्तित्व क्या है। जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में शायद आप लोगों ने सुना हो, चंद्रगुप्त मौर्य जब बच्चे थे तब से वो राजा का किरदार निभाते थे। तो उनसे एक बार चाणक्य ने, बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ चाणक्य को साथ जानते होंगे आप, चाणक्य ने बोला कि तुम हमेशा राजा का किरदार क्यों निभाते हो। तो उन्होंने बोला, मैं राजा बनने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। क्योंकि अगर कोई IAS ऑफिसर बनता है या बनेगा बाद में, या कोई भी IPS ऑफिसर बनेगा, वो ऐसा नहीं है उस शुरू से लोफर रहा, अचानक परिवर्तन, ऐसा नहीं होता है। वो संस्कार जो होते हैं कहीं ना कहीं वो दिखते हैं कि वो हो सकता है कि उसकी बोलने की शैली अच्छी ना हो, लेकिन वो पढ़ाई में अच्छा होगा, कहीं ना कहीं अच्छा होगा। कुछ ना कुछ ऐसे गुण होंगे, अगर वो नहीं भी पढ़ता था, अनसीरियस लड़का था, लेकिन कुछ ना कुछ होंगे जो और लड़कों से अलग हो गए। वो घर में रहता होगा, पढ़ता होगा, नहीं भी पढ़ता होगा, खेल कूद करता होगा, लेकिन उसके गुण अच्छे होंगे। गुण इन द सेंस कि
वो ना उसकी गलत हैबिट होगी, ना वो मोबाइल चलाता होगा, ना कुछ खाता पीता होगा, ना ही कोई डेविएशन होगा, ना ही कोई लड़की से मतलब होगा, लेकिन वो भी ट्रैक पे आके वो लड़का भी सफल हो जाता है। क्योंकि मैं पढ़ने में शुरू से गंभीर नहीं रहा हूँ, मैंने 9वीं कक्षा में मैं गंभीर हुआ और मुझे गंभीर करने वाले खुद एक आईएएस ऑफिसर हैं। मैंने जब एक आईएएस ऑफिसर को देखा जो मेरे स्कूल में आए थे, मैंने उनके सामने भाषण दिया था, उनका नाम था बैद्यनाथ यादव जी। उस समय वो बीपीएससी प्रोडक्ट थे, उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और हमारे ही स्कूल में आई थी उस समय आईपीएस शैली सावला धुरधराम, जो कि अभी वैशाली में पोस्टेड है। तो उनके सामने मैंने प्रश्न भी पूछा था आईपीएस से कि मैडम आपने कैसे क्वालिफाई किया, आपने यहाँ तक की जर्नी कैसे पूरी की। पूरे यूपीएससी में 2017 में उनकी 105वीं रैंक थी और उन्होंने आईपीएस पोस्ट को प्राप्त किया। तो मैडम ने बताया कि सबसे पहले है तो आपको डिसिप्लिन वे में होना होगा, टीचर की बात सुननी होगी, जो बताते हैं शिक्षक, किसी भी तरह का भरोसा शिक्षक पर करना है, किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। वो हमारे शिक्षक हैं, अगर वो बोल रहे हैं तो उसमें हमारी भलाई है, क्योंकि शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं सर की भी उम्र है, आप लोग की भी उम्र है, सर का भी समय बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने जो पढ़ाई की थी पिछले वर्ष, तो मेरी पढ़ाई जून से शुरू हुई थी, 6 महीना समय था, लेकिन सर 2 महीना सर के पिताजी बीमार थे तो 4 महीने पढ़ाई हुई थी। और सर जो समय मायने नहीं रखता, कम समय में चीज़ें हो जाती हैं। और सर ने जो पढ़ाने का सर का तरीका वो बड़ा ही उच्चतम है। इसलिए सर को मैंने बोला था आप बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी करें, अभी सितंबर में 29 सितंबर को प्रीलिम्स की परीक्षा है। और मुझे पूर्ण विश्वास करेंगे, बोला कि हो नहीं पाता, मैं उन चीज़ों को समझता हूँ, अगर सर करेंगे तो सर की नियुक्ति हो जाएगी। ये बताने वाले लोग बहुत कम होते हैं आज के समाज में, क्योंकि आज का जो वातावरण है इसमें लोग जलते हैं और लोग नहीं बोलेंगे आपको ये करना है, क्योंकि लोग को ईर्ष्या बहुत है। और अपने इंडिया में जेलसी बहुत ज़्यादा होती है। आप अमेरिका जाओगे ना, तो अमेरिका में एक बार क्या होता है, लॉर्ड हॉकिंस, अपना नाम आपने नहीं सुना होगा, वो एक दिन स्विमिंग कर रहे थे रिवर में, तो एक आदमी आते हैं जिसका नाम लॉर्ड जेम्सन था। ये बात है वाशिंगटन डीसी का फुल फॉर्म जानते हो आप लोग? नहीं जानते हो? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन डीसी के बारे में बताता हूँ। एक आदमी थे जॉर्ज वाशिंगटन, किसान के बेटे थे। एक दिन क्या हुआ, जॉर्ज वाशिंगटन अपने पार्क में घूम रहे थे और किसान, उनके जो मालाकार थे, गार्डनर जो देखते हैं बाग बगीचे को, तो उनके पिताजी आने वाले थे, तो उन्होंने क्या किया, पेड़ को काट डाला। बच्चे थे, वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति, उन्हीं के नाम पर बना है वाशिंगटन, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, अमेरिका की राजधानी है। तो उन्होंने पूछा बेटा कि ये पेड़ किसने काटा, तो उन्होंने ईमानदारी पूर्वक बोल दिया बेटा पापा मैंने काटा है। तो उन्होंने बोला मुझे दुख नहीं है कि पेड़ काटा, मुझे इसकी खुशी है कि तुमने ईमानदारी पूर्वक बता दिया कि तुमने पेड़ काटा। और वही लड़का आगे चलकर अमेरिका का राष्ट्रपति बना, सबसे पहला राष्ट्रपति बने। वाशिंगटन डीसी उन्हीं के नाम पर है, जॉर्ज वाशिंगटन उनके नाम था। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, कोई लोग विशेष बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो गुण उन्हें बचपन से ही दिखता है। कहीं ना कुछ गुण ऐसे होते हैं जो उनको विभिन्न बनाते हैं औरों से, और वो सफल होते हैं। और आपने नाम सुना होगा अब्राहम लिंकन का, वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। उनकी जो जीवन शैली थी, उनका जो संघर्ष था, उससे सभी परिचित है। गरीब के बच्चे थे, बहुत संघर्ष किया। कभी जब जाते थे बोलने के लिए तो घबरा, जैसे मैं तो बोल रहा हूँ, वो तो जब 30 वर्ष 35 साल उम्र हो गई उनकी, तो वो बोलने से घबराते थे। तो वो क्या करते थे, कैमरे ऑफ में जाते थे पीछे में और प्रैक्टिस करते थे, शीशा के सामने बोलते थे। क्योंकि अमेरिका बहुत डेवलप है, वहाँ मिरर आ चुका था उस समय, जिस तरह का मिरर अभी इंडिया में मिलता है। तो उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, और जब गए बोलने के लिए, वो एक वहाँ पर लिंकन मेमोरियल है, वहीं पर वो बोलने के लिए गए थे। और आपने नाम सुना होगा, लिंकन मेमोरियल है, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन की मूर्ति है, उन्हीं के बगल में लिंकन मेमोरियल है। उन्होंने जो भाषण दिया, मतलब लोग जो नहीं आना चाहते थे वो भी आने लगे, और 4 लाख लोगों की भीड़ लग गई थी लिंकन मेमोरियल में अब्राहम लिंकन को सुनने के लिए। तो आपने सुना होगा रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, हम लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। उसमें आपने देखा होगा कि जो संघर्ष की जो शैली थी, उसमें बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। और अभी आपने प्रधानमंत्री जी हमारे हिरोशिमा गए थे, जहाँ पर 6 अगस्त 1945 में बॉम्ब गिरा था, जिसमें इतने लोग मारे गए। आज भी वहाँ लोग पैदे होते हैं, दिव्यांग पैदे होते हैं आज भी। लेकिन आज अभी आप जाएंगे जापान, तो आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पर इतना डेवलपमेंट हो गया है, जापान की सरकार ने इतना किया है कि आपको लगेगा कि जापान विल बी चेंज एवर बी, नो डाउट एट ऑल। आई कैन से डेफिनेटली, बिकॉज जापान इज द मोस्ट डेवलपमेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। बिकॉज कैमन कैमरा जो आप देखते हो, कैमन कैमरा कहाँ से प्रोड्यूस होकर आता है? जापान प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पर उसकी कीमत 25,000 है, वहाँ आप जाएंगे आपको 4,000 में, 2,000 में, 3,000 में कैमन की कैमरा मिल जाएगी। प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए, वहाँ पर स्वांगो नाम के एक आदमी है जो इंडिया के ही हैं, लेखक हैं, उन्होंने हिंदी में उनसे बात की। तो प्राइम मिनिस्टर में भी विशेष गुण थे। वो जब बच्चे थे
तो वो बिजनेसमैन की बातें सुनते थे, चाय बेचते थे, बिजनेसमैन की बातें सुनते थे कि वो क्या कर रहे हैं, और कार्यालय में जाना, अफसरों की कुर्सी साफ करना उनका काम था। जब प्राइम मिनिस्टर 10 वर्ष के 12 वर्ष के थे, मोदी जी का काम था। लेकिन ऐसे अभिन्न गुण थे उसमें, वो हमेशा भारत को जोड़ना चाहते थे। वो चाहे कोई किसी प्रकार की सांप्रदायिकता हो या किसी प्रकार का भेदभाव हो, वो हमेशा लड़ चढ़ कर भाग लेते थे। और उन्होंने आडवाणी जी के साथ सहयोग किया। विशेष गुण इनमें ये थे कि उनको जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है पीएम का, वो बहुत डिफरेंट है। और ऐसे प्राइम मिनिस्टर अभी तक देश में नहीं हुए जो प्रधानमंत्री मोदी जी की नकल कर सके। उनकी जो नकल करने का, बात करने का तरीका, अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करने का तरीका है, वो बहुत ही डिफरेंट है। इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर मोदी है। आज मोदी पूरी दुनिया मांग रही है कि हमारे पास मोदी जी है, हमें गर्व है मोदी जी पर, क्योंकि मोदी जी मेरे आदर्श हैं। इसका मतलब नहीं मैं इसलिए बड़ाई कर रहा हूँ कि मोदी जी सभी के आदर्श है। आज पाकिस्तान भी मोदी जी की मांग कर रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जब मोदी जी नहीं थे तो हम लोग घर में घुसकर नहीं मार पाते थे आतंकवादियों को, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर पाते थे और घुस के मारते थे। जब 1971 का युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, शायद आप लोग को मालूम ना हो, अभी एक फिल्म आई है विद्युत जामवल की, आप लोग जरूर देखिएगा मौका मिले तो। IB7 इंटेलिजेंस ब्यूरो 71, उसमें जो हमारे देश के जितने भी ब्यूरो ऑफिसर्स थे, खुफिया विभाग के जितने भी अधिकारी थे, अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है उनका नाम होता है नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, NIO। और आप जानते होंगे ब्रिटेन की जो खुफिया एजेंसी उनका नाम है मिशन इम्पॉसिबल, MI। तो भारत सरकार ने जो उस समय काम किया था, पाकिस्तान में घुस के वहां मारना, और एरोप्लेन को हैक कर रहा था, उसके पायलट खुद हमारे ऑफिसर्स थे जिनका नाम अरविंद सिंह था। और 90% जो उस समय जितने भी मरे थे राजपूताना राइफल्स के ऑफिसर्स मरे थे, और उन्होंने देश के लिए कुर्बान दे दिया, और देश को लेकिन किसी प्रकार की आँच ना आने दी। आज भी हमारे देश में जितने भी ऑफिसर्स मरते हैं, किसी प्रकार के लोग यहाँ जातिवादी करते हैं, भारत अटूट है, भारत सभी का है। ये देश में ना ऊंची जाति का भाव है ना छोटी जाति का भाव होना नहीं चाहिए। कुछ राज्य है जो इसको बढ़ावा देते हैं। पीएम मोदी सभी, क्योंकि वो बड़े आदमी है, बड़े आदमी का देखने का जो नजरिया होता है वो सभी को समान होता है, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या हमारे चीफ मिनिस्टर योगी जी हो। आज भी हमारे देश में जितने भी जवान शहीद होते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि मुझे कैसे लाभ मिलेगा। उनकी रॉयल जिंदगी होती है। वो अभी भी आप जाओगे, राजौरी जाओगे, हाल में ही 25 जवान हमारे देश के शहीद हुए। राजौरी जाओ, आप चाहे चले जाओ जम्मू और कश्मीर चले जाओ, कारगिल चले जाओ, आज चले जाओ लेह चले जाओ, हमारे जितने भी जवान शहीद हो रहे हैं वो हमें अपने देश पर गर्व महसूस हो सके, इसलिए वो शहीद होते हैं। पहली बात क्या है कि आपने शायद जानते होंगे, पहले जो हमारे देश के चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ थे बिपिन सिंह रावत, और आप जानते होंगे हमारे देश के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, आप जानते होंगे उनका नाम क्या है? जानते हैं हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं? नहीं जानते हैं। हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का नाम है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनको बोला जाता है NSA। उनका नाम है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल पाकिस्तान में घुसकर, 1980 का समय था, पाकिस्तान में घुसकर मौलवी बनकर, लोगों को पता नहीं चलता था, वहाँ गोश्त भी खाना पड़ता था हिंदू होते हुए भी, क्योंकि वो वहाँ पर खुफिया विभाग के अधिकारी बनकर गए थे, रो बनकर गए थे। अगर पता चल जाता तो वो मार देता। तो उन्होंने वहाँ पर काम किया। जवान नमाजें भी पढ़ते थे, 5 समय नमाज भी पढ़ते थे, और अपने देश की सारी चीज़ें पता करते थे, क्या क्या हो रहा है देश में। उस समय था 1980 का। और उन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत का काम किया। और एक आप शायद नाम नहीं जानते होंगे, अनिल मिश्रा नाम के आदमी थे, 2002 में उन्होंने जो काम किया, पाकिस्तान में घुसे, और वहाँ पर पता चल गया किसी को कि ये जो है हिंदू है और इंडिया से आया है, क्योंकि वहाँ मौलवी की ड्रेस में लंबा चौड़ा थे, वो पठान लगते थे देखने में। उन्होंने कम से कम 1000 आतंकवादियों को अकेले मारा था, और मर भी गए थे, बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया था। और हमारे देश के रियल हीरो वो हैं। आप देखते होंगे हमारे देश में पठान जैसी फिल्में हिट हो जाती है, हमारे देश में IB71, हमारे देश में पद्मावत जैसी फिल्में उतनी हिट नहीं हो पाती, हमारे देश में पृथ्वीराज चौहान जैसी फिल्में हिट नहीं हो पाती। ये देश का दुर्भाग्य है। इसमें सबसे बड़ा योगदान है हमारे देश के जो मेजोरिटी पीपल है हिंदू पठान जैसी फिल्मों का, जो कि एक ऐसे हीरो की फिल्म है जिसकी विचारधारा जाकिर हुसैन से मिलती है। जाकिर नायक को जानते होंगे कि वो ब्रेन वॉश कर देता था, खड़े खड़े हिंदू को मुसलमान बना देता था, जानते होंगे जाकिर नायक को। तो वो किस तरह की विचारधारा है, उसकी विचारधारा आतंकवादी, उसकी विचारधारा अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा जॉन इब्राहिम जैसी, उसकी जो इब्राहिम था उसकी जैसी विचारधारा है, किसकी? शाहरुख खान की। और उसकी फिल्में भारत में हिट हो जाती है। पठान जैसी फिल्म है जिसमें कि इतने गंदे दृश्य हैं, जो न्यूज़ चैनल में भी चीज़ें एक्सपोज हो रही थी, और वो फिल्म का नाम पठान है। भारत में पठान जैसी फिल्में हिट होती है,
और पृथ्वीराज चौहान जैसी फिल्में फ्लॉप कर जाती है। ये दुर्भाग्य का बात है, ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि उसमें जो किरदार जिस कलाकार को दिए गए, अक्षय कुमार को उसने अच्छा से निभाया नहीं। पृथ्वीराज बहुत बड़े योद्धा थे और हिंदू के श्रोधार राजा थे, हिंदू राजा थे। भारत में भी हाल में ही प्राइम मिनिस्टर ने, सीएम योगी ने और हमारे देश की जो टीचिंग एजेंसी है उन्होंने जितने भी मुगल के जितने भी भाग थे, जो गलत भाग हमारे बच्चों को, हम जैसे छात्रों को पढ़ाया जा रहा था जो 12वीं में पढ़ते थे, वो सारे भाग हटा दिए जिसमें हिंदू राजाओं को नीचा करके दिखाया गया था। वो चाहे साम्राज्य पाल वंश हो, वो चाहे आपका मौर्य वंश हो, वो चाहे आपका चौहान वंश हो, राठौर वंश हो, सूर्यवंशी वंश हो, कोई भी वंश हो, जितने भी हिंदू राजा थे और जितने मुसलमान राजा थे, जितने मुगल एम्पायर थे, उन्होंने किस तरह से दबाया है, किस तरह से आती था। कि आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, आप सिख धर्म को जानते हैं। सिख धर्म, सिख एक पंथ है, धर्म नहीं है। और इस देश में जितने पंथ बने हैं, जितने भी आप देखते होंगे, सिख पंथ हो, जैन पंथ हो, बौद्ध पंथ हो, सभी हिंदू से निकले हैं। सभी को बनाने वाले हिंदू ही हैं। गौतम बुद्ध को बनाने वाले थे, गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने एक बार अपने उनके नज़दीकी थे, उनका नाम था शंकर। शंकर को उन्होंने बोला था कि मैं जो अभी देख रहा हूँ जिस तरह की चीज़ें हो रही है, आने वाले 500 वर्षों में देखिएगा आप पाप बहुत बढ़ता जाएगा। और वो चीज़ बात उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों होगा। हिंदी में ही है, सर पढ़ाएंगे आप लोगों को कि बताया गया ऐसा क्यों होगा। तो सर ने तो उन्होंने बोला गुरु के रूप में, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अभी पाप बढ़ता जा रहा है। वो 100 ईसा पूर्व में थे गौतम बुद्ध, उन्होंने बात कही और ये बातें सत्य हो रही है। और मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि औरंगजेब, आज बहुत दिन बाद मुझे बोलने का मौका मिला इसलिए मैं बात खुलकर कर रहा हूँ अपनी। आप देखेंगे गौतम बुद्ध महान थे, महावीर भी महान थे, सभी हिंदू से निकले थे। देखिए जैन पंथ है वो एक धर्म नहीं है, सभी हिंदू से ही निकला है। और सिख भी एक पंथ, क्योंकि हम लोग जब मरते हैं तो हम लोग को जलाया जाता है क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म से आते हैं। और जब एक सिख पंथ का आदमी मरता है, एक जैन पंथ का आदमी मरता है, या गौतम आप जब चाइना जाएंगे वहाँ जो लोग मरते हैं उनको जलाया जाता है, दफन नहीं किया जाता है, क्योंकि वो बौद्धिज्म है। बौद्धिज्म को बनाने वाले खुद क्षत्रिय थे, हिंदू थे, जिनका नाम था गौतम। पहले नाम था सिद्धार्थ, उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया अपने लिए। लेकिन यहाँ लोग समझते नहीं चीज़ों को। और जैन एक ऐसा समाज है हमारे देश का, इतना छोटा सा पार्ट है, सक्सेस रेशियो जो उन लोगों का बहुत ज़्यादा, किसी भी डिपार्टमेंट में, वो चाहे यूपीएससी हो, वो चाहे आईआईटी हो, मेडिकल हो, उसमें आप जैन को बहुत देखोगे। ये छोटा सा कम्युनिटी हमारे देश का इतना डेवलपमेंट, इतना टीचिंग है कि अपने में प्राउड महसूस होता है, हम लोगों को अच्छा लगता है। एंड क्षत्रिय समाज, ब्राह्मणी जो समाज, ये तो है ही, लेकिन एंड ओबीसी समाज सभी हैं। और आप देखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी रेशियो जो हर जगह दिखता है ज़्यादा, वो जैनिज्म का दिखता है, ब्राह्मणिज्म का दिखता है, हिंदुइज्म का दिखता है, क्षत्रियज्म का भी दिखता है और ओबीसी कैटेगरी के लोगों का भी दिखता है। तो सभी लोगों का, SC ST लोगों का दिखता है जिनमें प्रतिभा है। कहने मतलब है कि इन लोगों का सक्सेस रेशियो बहुत ही ज़्यादा है अन्य लोगों की अपेक्षा। मुसलमानों का भी है, उन लोगों में टीचिंग कम है तो सक्सेस रेशियो कम है, टीचिंग ज़्यादा होती है तो सक्सेस रेशियो उन लोगों में ज़्यादा होता है। इस बार जो हमारे देश में जो 7वीं रैंक लाने वाले यूपीएससी में, उनका नाम है, आप लोग जानते होंगे, वसीम अहमद भट्ट। वसीम अहमद भट्ट ने 7वीं रैंक लाई पर यूपीएससी की परीक्षा में। तो लोग सफल हो। अगर आप हमारे देश की जो भीषण आबादी है, हमारे देश को प्रमोट करने वाले लोग पीछे हट जाते हैं, या यहाँ मुसलमानों को बढ़ावा देने वाले खुद हिंदू वकील होते हैं और हिंदू को नीचा दिखाने वाले खुद उनके वकील नहीं होते, जो कि अपने आप में अक्षुण्ण बात है। इन चीज़ों को आप देखेंगे। औरंगजेब ने जो शासन किया था, जो दुर्व्यवहार हमारी औरतों के साथ किया था, हमारी महिलाओं के साथ किया था, हिंदू महिलाओं के साथ था, तो गुरु नानक साहब, गुरु ग्रंथ साहिब, जो गुरु नानक साहब थे, वो उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पंथ बना डाला। उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसा पंथ बनाऊंगा जिसमें महिलाएं सिंदूर नहीं लगाएंगी, लेकिन वह हिंदू होंगी, उन्होंने सोचा। और इससे क्या होगा, मुसलमान कंफ्यूज होगा, ये हिंदू है या मुसलमान, वो जो पोशाक पहनेगी वो मुसलमाने जैसे नहीं पहनेगी। तो आपने देखे, उन्होंने पंथ बना डाला और सिख पंथ से व्याख्यात हो, उनको हम लोग वाहे गुरु भी बोलते हैं। गुरु गोविंद सिंह की धरती खुद हमारा बिहार है, 10वें गुरु जो थे सिखों के, और गुरु तेज बहादुर सिंह की भी धरती बिहार ही है। तो ये अपने आप में गर्व की बात है कि हमारा जो बिहार है, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को दिया। पटना साहिब आप जाएंगे तो वहाँ देखिए गुरु गोविंद सिंह को दिया, गुरु तेज बहादुर को दिया, और यहाँ तक कि महावीर की धरती खुद बिहार है, और गौतम बुद्ध की धरती भी बिहार है। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, खुद आर्यभट्ट की धरती बिहार है। आर्यभट्ट को शायद आप जानते होंगे। आर्यभट्ट ऐसे महान विज्ञाता थे, गणितज्ञ थे, जिन्होंने अनुमान लगा लिया था कि 0 से ही संख्या शुरू होगी और 0 की शून्य की खोज उन्होंने ही की, आर्यभट्ट ने। वो ब्राह्मण समाज से आते थे और उनकी जो तेज विद्या थी, उन्होंने समझा कि कैसे क्या करना है, और पहले ऐसे विद्वान जिन्होंने पूरी दुनिया में 0 का पाठ सीखा। मनोज कुमार का एक गाना भी आपने सुना होगा,
जीरो दिया मेरे भारत ने, आपने सुना होगा। और इसके साथ ही मैं बोलना चाहूँगा कि हालांकि बात बढ़ती चली जा रही है, आप जानते हैं कि वशिष्ठ नारायण सिंह को आप जानते होंगे, जानते हैं वशिष्ठ नारायण सिंह को, जानते हैं? नहीं जानते। वशिष्ठ नारायण सिंह को नहीं जानते। वशिष्ठ नारायण सिंह के बारे में जानना चाहिए। वशिष्ठ नारायण सिंह बहुत बड़े ज्ञाता थे गणित के। उनको नासा में खुद नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशल एजेंसी NSA में उनको बुलाया गया था एज ए साइंटिस्ट, लेकिन वो गए, कुछ दिन काम किया और आ गए, क्योंकि हमारे भारत में उनको बोल दिया गया था कि आपको ज़्यादा दिन वहाँ नहीं रहना। उनका जो माइंड चलता था, जब वो कंप्यूटर के सामने बैठते थे तो कंप्यूटर से 10 गुना ज़्यादा उनका माइंड तेज चलता था। तो जो अमेरिकन थे वो आश्चर्य पड़ जाते थे। अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपने आप का फायदा देखता है। इंडिया से वो लेना चाहता था, लेकिन बिहार की एक ऐसी राजनीति थी जो उनको जाने नहीं दिया गया। और वो जब उनकी मौत हुई, जो कि अपने आप में शर्म की बात है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में जो प्रतिभाशाली लोग जो मरते हैं, जो यहाँ की सरकार, जो अभी केंद्र सरकार जो सम्मान दे रही है वो नहीं दे पाती, उनको उस तरह की इज्जत नहीं मिल पाती। जब वो मरे थे तो जो सलामी दी जाती है महान लोगों को, वो सलामी के लिए बंदूक भी नहीं चल रही थी बिहार सरकार की, जो हमें अचून बात है। वशिष्ठ नारायण सिंह की IIT कानपुर में बुक चलती है वशिष्ठ एंड वशिष्ठा। वो IIT कानपुर में एज ए प्रोफेसर अपॉइंटेड भी रह चुके हैं वशिष्ठ नारायण सिंह। बहुत बड़े ज्ञाता थे। और वो मतलब जब पागल हो गए थे वो, तो वो पागल खाना में भी मैथ बनाते रहते थे, हमेशा मैथ ही बनाते रहते थे। और अपनी पत्नी के चलते पागल हो गए वो। और मैथ बनाने एक सिंपल फौजी के बेटे थे वो, सामान्य घर से आते थे, हम ही लोग के जैसे, आप ही लोग के जैसे थे। और इतनी अभी नहीं थी, मतलब पढ़ना, शिक्षक अवेलेबल, ये स्मार्ट बोर्ड, ये सारी चीज़ें नहीं थी। वो सामान्य परिवार से आते थे। उनमें कुछ वो जो चीज़ थी विशेष थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बोलते हैं, गॉड गिफ्टेड चीज़ थी। गॉड गिफ्टेड चीज़ बिल्डअप धरती पे नहीं होती है, कोई कर लेता है। और वो चीज़ जो उनमें थी वो गॉड गिफ्टेड ही होती है। 10 गुना ज़्यादा माइंड तेज चलना और मैथ को 50 तरीके से बना डालना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। शिक्षक जो पढ़ाते हैं वही 5 तरीका नहीं बता पाते हैं, 50 तरीके से चला बना, ये सामान्य बात है। अगर वशिष्ठ नारायण सिंह रहते, अगर उनको सही मौका मिलता, सही डायरेक्शन मिलता, तो हमारा बिहार बहुत ही उच्चतम श्रेणी में पूरे भारतवर्ष में रहता। तो यहाँ को नीचे दिखाने वाले यहाँ के खुद लोग हैं। और आपको जानकर ताजुब होगा कि हमारे देश की जो संस्कृति है, जो विविधताओं से भरा हुआ, अचंभित विविधताओं से भरा हुआ जो भारतवर्ष है, इसमें हर तरह की विविधता है। एक बार 1964 में GS कोठारी ने बोला था कोठारी आयोग के दौरान कि ये जो एक कक्षा होती है, कक्षा में हर तरह के सितारे निकलते हैं। एंड टीचिंग जो पढ़ाई होती है, स्टूडेंट इज इन्वायरमेंट एंड इनसाइड्स आउटसाइड द बॉडी, बिकॉज जितने भी स्टूडेंट है वो एक रेनबो की तरह होते हैं। कुछ बन भी जाते हैं, कुछ छोड़ भी निकल जाते हैं, कुछ चिल्लर भी बन जाते हैं, कोई पान वाले भी बन जाते हैं, और कोई ऑफिसर बन जाते हैं, कोई दरोगा भी बनते हैं। और उन्होंने ये बात बोली क्योंकि ये जो विद्यालय हम लोग जो पढ़ते हैं, यहाँ हर तरह के रेनबो होते हैं। शिक्षक सर के ही पढ़ाए हुए कुछ बच्चे किसी पद पे जाएंगे और कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाए, क्योंकि अपने आप को पढ़ना और अपने आप को अच्छी बनाए रखना आसान नहीं होता है। अच्छी तरह अपने आप को बनाए रखना, बड़ों का पालन करना, ये अपने आप में अच्छी बात नहीं। अच्छी बात तो बहुत है, लेकिन ये हो नहीं पाता। और शिक्षक में सर के बारे में बताऊँ, ये मैंने 3-4 मुद्दों पर बात कर दी, क्योंकि अभी मुझे नहीं करनी चाहिए, उचित समय नहीं था। कि सर से बहुत महीनों के बाद मुलाकात हुई, कम से कम 8 महीने बाद सर से मेरी मुलाकात हुई है, इसलिए। और सर मेरे जीवन के आदर्श है, मैं सर को अपना आदर्श मानता हूँ। सर से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि इतनी कम उम्र में अपनी आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाना और संघर्ष करना। सर के संघर्ष की कहानी आप सुनेंगे तो आपको खुद में लगेगा कि आपका संघर्ष कुछ नहीं है सर के आगे। ओनली केवल एजुकेशन की व्यू से नहीं, सब व्यू से। क्योंकि सर देखते किसी को बनते हुए, कोई बन रहा है, कोई ऑफिसर बन रहा है, BPSC कंप्लीट कर रहा है, तो सर के मन में भी इच्छा आती है कि सर भी बने। सर की भी उम्र है, सर भी बूढ़े नहीं हो गए हैं, सर की उम्र 24-25 साल उम्र है, तो सर के भी आग लगती है शरीर में। लेकिन मजबूरी ऐसी चीज़ें हैं कि सर नहीं बन पाते, मजबूरी, बस कमाना पड़ता है, चीज़ें इकट्ठा करनी पड़ती है। क्योंकि मैं खुद गरीब परिवार से आता हूँ, मैं गरीबी को समझता हूँ। मेरे पिताजी भी जब इंटर में थे 1984 ईस्वी में, तो उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। और सर भी पढ़ाना शुरू करते हैं, फिर अपना भी पढ़ते हैं, और BPSC की तैयारी नहीं कर पाते हैं। मैंने सर को हमेशा मोटिवेट किया, मैं बोलता हूँ सर अगर तैयारी करेंगे तो ही विल सिलेक्टेड, नो डाउट एट ऑल, बिकॉज एंड फर्स्ट अटैम्प्ट। सर की जो कैपेबिलिटी है और सर की जो बात करने की जो शैली है और इंकरेज लिखने की जो शैली, सर जिस तरह से बताते हैं, समझाते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास सर जो लिखेंगे BPSC के पेपर में, मेंस में, तो चेक करने वालों को भी सर अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे, आकर्षित कर लेंगे। सर का माध्यम जो हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, जो सर रखना चाहे उसमें सर सफल होंगे। और मुझे बहुत ही गर्व है कि मैं सर से पढ़ा हूँ। सर के कारण मेरी व्याकरण की पढ़ाई अच्छी हो पाई, मैं हिंदी को अच्छी तरह समझ पाया, और सर के गाइडलाइंस के बिना ये सब चीज़ संभव नहीं हो पाता। और सर जिस तरह से पढ़ाते हैं, ये अपने आप में अद्भुत है। और आप जब सर के पास पढ़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे
कि सर जो पढ़ाते हैं, हालांकि हम लोग तो नॉर्मल बोर्ड में पढ़ाई की हम लोगों ने, तो हम जो सीधा जो सर ने जिस तरह से पढ़ाया, जिस तरह से सर पढ़ाते थे और मजाकिया एक भाई की तरह भी स्वभाव था सर का, वो बड़ा ही अचून था, बड़ा ही अच्छा था। ये सर की झूठी प्रशंसा नहीं है, ये प्रशंसा ऐसी है जिस प्रशंसा के लायक सर हैं वो प्रशंसनीय है। आज मुझे बोलने का मौका दिया गया, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि सर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही महान हैं, बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि सर से मैंने पढ़ाई की मुझे नंबर आ गए तो मैं सर से पढ़ाई कर रहा हूँ। सर बहुत ही अच्छे हैं, नंबर तो कहीं से भी आता है, लेकिन एक अच्छी दिशा अगर ना मिले तो नंबर कम आ जाता है। नंबर आ भी जाता है तो ए पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। पेपर नंबर आ जाने से ऐसा नहीं होता कि बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सर जो बेस बनाते हैं, जो सर फिजिक्स फिजिक्स भी सर केमिस्ट्री भी पढ़ा देते हैं क्लास 10 के लेवल के बच्चों को, तो हालांकि मैंने तो नहीं देखा, लेकिन सर वो भी जिस तरह से समझाते होंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट को जिस तरह से समझा रहे हैं हिंदी को और फिजिक्स केमिस्ट्री को उस तरह समझाते होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और मुझे आशा है कि सर से आप पढ़ें। सर मैंने 95 नंबर लाया हिंदी में, और सर से आप पढ़ेंगे तो नंबर आपके भी अच्छे आएंगे। नंबर ही नहीं, आपकी नॉलेज गेन होगी और आप व्याकरण में, हिंदी में, गद्य खंड में, काव्य खंड में आप अच्छा कर पाएंगे। और सर की जो पढ़ाने की जो रणनीति है उसकी उनको आप मानते जाएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है अच्छे नंबर आपके भी आएंगे। और यूपीएससी बीपीएससी में जो भी जाना चाहते हैं या जो भी इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, सबसे पहले तो आता है कि मुझसे किसी ने पूछा था एक बार कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो मैंने बड़ी विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि मैं सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, तब कुछ बनना चाहता हूँ। पहले एक अच्छा इंसान, बड़ों का आदर, और फिर उसके बाद किसी पद पर जाना कोई भी मुझे चाहिए, क्योंकि अगर मैं अच्छा छात्र नहीं बन पाऊंगा, अच्छा इंसान नहीं बनूंगा, पहले तो अच्छा छात्र, फिर उसके बाद अच्छा पुत्र, फिर अच्छा भाई, तभी मैं भविष्य में एक अच्छा अधिकारी भी बन पाऊंगा। ये मुझे अपने आप में लगता है, क्योंकि अगर मैं अच्छा नहीं बन पाऊंगा, अगर मैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सिस्टम में जाकर चेंज हो जाते हैं, वो लोग कॉमन होते हैं। विनम्र तो वही होते हैं जो कितने भी बड़े पद पर चले जाए वो झुके रहे, वही अनकॉमन है। मैं सर के पास आता हूँ, मैं सर को प्रणाम करता हूँ। आज से 6 साल बाद 7 साल बाद जब भी मैं आईएएस ऑफिसर, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं बन जाऊंगा। जब 6 वर्ष बाद मैं एज एन आईएएस ऑफिसर सर के पास आऊँगा, इसी तरह विनम्रतापूर्वक एक छोटे बच्चे की तरह सर से बैठकर बात करूँगा, जिस तरह अभी कर रहा हूँ। क्योंकि बड़े के सामने हमेशा छोटा बना रहना ये चाणक्य ने सिखाया था, और मेरे माता पिता ने संस्कार दिया कि आपसे अगर बड़े हैं वो जैसे, क्योंकि सर बड़े हैं, सर को किसी चीज़ में हो सकता है कि सर को जानकारी मेरे जैसे नहीं हो जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन सर मुझसे इसलिए बड़े हैं, मेरे इसलिए सरदे हैं क्योंकि सर मेरी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और उम्र का जो तजुर्बा होता है, जो अनुभव होता है, वो अपने आप में बहुत बड़ा होता है। आपने रामायण का वो प्रसंग देखा होगा, एक बार रावण की से लड़ाई हो रही थी और लक्ष्मण जी ने बोला था कि तुम जाकर रावण से जाकर तुम सीखो। तो उन्होंने पूछा था मैं क्यों सीखूंगा, अहंकारी है। बोला था वो ज्ञानी है, वो तुमसे बहुत बड़ा है, जाकर उनसे सीखो। तो आप देखेंगे कि सर की जो पढ़ाने की जो शैली है, जो सर का बैठने का तरीका है, और सर जिस तरह से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं, खींच पाते हैं, ये अपने आप में अनूठा है। और सर के पास जिससे भी संख्या कम है, क्योंकि ये अच्छे शिक्षक है। जो अच्छे शिक्षक होते हैं उनके पास बच्चे कम आते हैं, ये स्वाभाविक है, क्योंकि जो अच्छे शिक्षक होते हैं उनसे बच्चे भागते हैं। आजकल ये बच्चे को टाइम पास और मोबाइल, मजाकिया, बगल में लड़कियाँ बैठी हों 5-10, ये पसंद है आजकल के बच्चे को। और सर जो पढ़ाते हैं, और जो अच्छे शिक्षक होते हैं, जो पढ़ाते हैं, जो ईमानदारी से पढ़ाते हैं, जो खपते हैं बच्चों के लिए, मेहनत करते हैं, उनके पास शिक्षक नहीं आते हैं। इसलिए टीचर भी क्या करते हैं आजकल के अधिकतर टीचर की वैसा ही करें, लेकिन जो अच्छे शिक्षक हैं, जो दिल से ईमानदार हैं, वो ठग नहीं पाते हैं बच्चों को, क्योंकि भविष्य के साथ बच्चों का वो खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये अपने आप में सच बात है। और सर के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, सर अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। आप जब छात्र पढ़ने आप आते हैं तो सर की ये कमियां ना देखें कि सर क्या हैं, क्या करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, हाइट कम है, पढ़ा रहे हैं, थाउट आते हैं। मैं समझता हूँ, मुझे पता है इंसान के किसी तरह के माइंड में आते थाउट, मेरे मन में कभी नहीं आई, लेकिन मैं समझता हूँ। मेरी उम्र से मुझे ज़्यादा परिपक्वता है, ये मैं बात ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि किस तरह के बच्चे होते हैं। और आपको लगेगा कि शिक्षक है, सर पढ़ाते हैं कॉमन, क्योंकि आप लाल बहादुर शास्त्री के बारे में शायद सुने होंगे। वो ऐसे प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, जो जब पढ़ाई करते थे तो जब बहुत वर्षा होती थी, गंगा जी के पास डूबकर और ऊपर अपने सिर पर किताबें बांधकर वो पढ़ने जाया करते थे। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, हमारे देश के वो तीसरे प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी बनी, उसके बाद वही प्रधानमंत्री हमारे देश के बने थे। और लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर ही जहाँ आईएएस की ट्रेनिंग होती है, उन्हीं के नाम पर है लक्षणा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी उत्तराखंड, जहाँ पर अवस्थित है। वहाँ पर एक चीज़ सिखाई जाती है कि आपको जीवन जीने की शैली आनी चाहिए।
पहली बात तो मैंने जो पढ़ाई की, मैंने जो अंक अर्जित किया इंटरमीडिएट की परीक्षा में, और मैं अनुशासित रहा हूँ पूरी तरह से, अपने पिता का, अपने माता का, अपने गुरुजनों का। सबसे पहला स्थान आता है गुरुजनों का, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिखाया, मैं अच्छी तरह चल सकूँ, बढ़ सकूँ जीवन में, मुझे अच्छा लगा। और सर ने मुझे इनकरेज किया कि बेटा इफ़ यू गो अहेड एट एनी कॉस्ट, बिकॉज तुम जो चाहते हो लाइफ में वो कर सकते हो, और बस ये जरूरत है कि आप लाइन पे रहे, भटके ना। अगर भटक गए तो सारी चीज़ें, सारी मेहनत तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि दुनिया बड़ी ही खराब है, बड़ी ही ख़त्म है। यहाँ अगर आपके पास पैसा है तो लोग पूछते हैं, नहीं तो नहीं पूछते हैं। सफलता की यही पकड़, क्योंकि आज मैं देखता हूँ, आज मैं पढ़ाई करता हूँ, तो मैं, मेरे पिता जो सर जानते हैं, सर ने भी वहाँ पढ़ाया है, तो वो भी मेहनत करते हैं। और हमारे घर में कभी कोई दिक्कत हो जाती है, नहीं हो पाता है, कभी हम आम का समय है, आम नहीं भी खा पाते हैं दिक्कत के कारण, क्योंकि ये ऐसा व्यवसाय है। और उन्होंने जो मेहनत की है, मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि मैं अपने पिता की आंखों में वो रोशनी ला सकूँ जो सफलता की रोशनी है। पहले कम उम्र में ला सकूँ, उसके बाद जो बनना है वो तो मैं प्राप्त कर ही लूँगा, उसमें भी समय लगेगा, वो भी मैं कर लूँगा। और मेरे पिता की आंखों में जो रोशनी है, सर को भी गौरवान्वित महसूस कर सकूँ। मेरा उद्देश्य है कि मैं जब एज एन IAS ऑफिसर में अपॉइंटेड हो जाऊँगा, मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 2028 तक IAS ऑफिसर में बन जाऊँ। 2028 बैच मेरा होगा IAS ऑफिसर्स का। और मैं जब बनूंगा कि सर जहाँ भी होंगे, सर को किसी तरह की समस्या नहीं होगी, क्योंकि सर ने जो किया उसकी मैं पूर्ति में नहीं कर सकता, कुछ भी देकर सर को। सर की जो भी कोचिंग होगी उसको मैं पूरी तरह से रिनोन्सिएट कर दूंगा। वहाँ पे एडवांस लोग लगे होंगे जो कि पैसा लेंगे, और जो पैसा नहीं देगा एडवांस में वो नहीं वहाँ पर पढ़ सकेगा। और भीड़ भी होगी सर के पास, और सर के पास कमाई भी अच्छी होगी, सर को किसी तरह की समस्या नहीं होगी। सर का ड्रेस कोड भी जो एज ऑफिसर का ड्रेस कोड होता है, कोट पैंट शर्ट सर पहने होंगे, दाढ़ी मूछ सर पूरी तरह से, क्योंकि लाइफ बहुत ही बड़ी और लाइफ एक है, लाइफ नहीं मिलेगी दोबारा। और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो भावना है, जो मेरी मासूमियत है, कि मैं सर को वो हर कुछ करूँ एक पुत्र के रूप में, कि सर को किसी तरह की समस्या ना हो। ऐसा नहीं है मैं सर की मदद ज़्यादा, मैं अपने आप को बड़ा महसूस कराना चाहूँगा। ये मेरी भावना है कि मैं अपनी गरीबी देखी है, मैंने अपने पिता को देखा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ सर उतने समय तक संघर्ष करें जितनी मतलब मेरे पिता संघर्ष करते आ रहे हैं। सर को आने 20 वर्ष तक संघर्ष ना करना पड़े, क्योंकि ये बहुत ही समस्या हो जाएगी। और मैं सर को अपग्रेड कर दूंगा, पूरी तरह से रिनोवेट कर दूंगा सर की जहाँ भी कोचिंग होगी, और वो पूरी जो ज़मीन होगी वो अपनी होगी, वो भाड़े की नहीं होगी। सर पढ़ाएंगे, सर आएंगे, सर रहेंगे, बच्चे पढ़ेंगे सर से, और बच्चे चले जाएंगे। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बाद में मुकर जाऊँ, ऐसा नहीं होगा। मैंने बोल दिया, ये मेरा सर के प्रति मैं आज में आप सभी के समक्ष, कैमरे के समक्ष मैं सर को प्रतिज्ञा देता हूँ, और मेरी ये दृढ़ प्रतिज्ञा है भगवान राम की तरह। मैंने बोल दिया मैं ये करके रहूँगा, क्योंकि सर से मेरा बहुत लगाव है। सर कभी बीमार पड़ जाते थे, कभी कहीं चले, मैं सर से फ़ोन करके पूछता था सर कहाँ है आज, और सर से मेरा अनूठा संबंध है। सर को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। सर को मैं अपने ऑफिसर बनने के 1-2 वर्ष बाद ही मैं सारी चीज़ सर को उपलब्ध करा दूंगा। एक अच्छी सी ज़मीन होगी, कहीं भी दूर में भी हो, वहाँ पर स्टूडेंट भी आएंगे। इतने में व्यक्ति सेट करूँगा कि सर के पास ना छात्रों की कमी होगी, और सर जीवन शैली बहुत अच्छी तरह निभा पाएंगे। सर को मैं अपनी तरफ से एक कार्ड भी गिफ्ट करूँगा, जिसमें एक आदमी होगा, जब सर निकलेंगे तो आदमी गेट खोलने के लिए होगा। और मेरा जो ये है एक शिक्षक के प्रति ये मेरा जीवन का ये मेरी छोटी सी भेंट होगी सर के प्रति। सर ने जो मुझे पढ़ाया, ये मैंने सोच लिया था जब मैं सर से पढ़ने आता था, सर से जो मेरी बातें होती थी, सर जिस तरह से पढ़ाते थे, तो ये ज्ञान, ये जो सर ने मुझे ज्ञान दिया, ये मुझे आगे UPSC में काम आएगा। मैं अगर हिंदी साहित्य लूँगा तो वहाँ मुझे सर की पढ़ाई हुई चीज़ें, संज्ञा, वर्ण, वो चाहे प्रत्यय हो, उपसर्ग हो, वो सारी चीज़ें मुझे काम आएगी वहाँ पर। वो छोटी छोटी सी चीज़ें जो बेस बनता है, जो एक घर तैयार होता है, वो मुझे छोटी छोटी सी चीज़ें वहाँ पर काम आएगी। सर की पढ़ाई हुई हर चीज़ें। मैं लगभग 40 मिनट से बोलता जा रहा हूँ, लेकिन मैं सर से यही बोलूँ, सर जिस तरह से पढ़ाते हैं सर का सम्मान करें, और सर से आए सर को प्रणाम करें, और सर जो भी बताएंगे उनको ब्लाइंडली फॉलो करें, और ये ना सोचें कि क्या होगा, सब अच्छा ही होएगा, कोई भी खराब नहीं होता है। और सर पर पूरी तरह से विश्वास करें। और जो भी छात्र दिमाग लगाते हैं ना कि यहाँ पढ़ाई होती है, कैसी होती है, नहीं होती है, शिक्षक ऐसे हैं, संख्या इनके पास कम है, ऐसी होती है, टेम्परामेंट होता है छात्र का, मैं बता रहा हूँ ऐसा होता है। और आप देखेंगे कि वो ना कुछ नहीं कर पाते हैं लाइफ में। जो स्टूडेंट टीचर को जज करता है ना, वो जज नहीं करता रह जाता है, और वो वहीं रह जाता है जहाँ होने के लिए वो लायक था। और कभी भी शिक्षक को जज मत करना, क्योंकि तुम्हारी जितनी उम्र नहीं है ना उतना उन्हें अनुभव है। इन चीज़ों को भी याद रखना, ठीक है।
इन चीज़ों में मैं ये सब बोलता नहीं हूँ, मेरे शिक्षक हैं और मैं यहाँ बोल सकता हूँ क्योंकि एक मैं अनुशासित में मैं इन बातों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और मैं किसी से मेरी आदत भी नहीं, सब मुझे जानते हैं, मैं कहीं बोलता भी किसी बात भी मैं नहीं करता हूँ। मेरी जो अपनी स्ट्रक्चर है पढ़ाई पे, मैं आता हूँ अपना पढ़ता हूँ चला जाता हूँ। मेरा जो था सर देखते थे, तो इसलिए क्योंकि मेरा शिक्षक है, नहीं तो मैं सिर्फ छात्रों से बात भी नहीं करता, मैं तो निकल जाता हूँ अपना। क्योंकि ये सर सबसे पहले मैंने लगता है कि हम बैठे कैसे, सर से बात किस तरह कर रहे हैं। पढ़ाई तो बात की चीज़ है, पढ़ाई तो बात की चीज़ है, पढ़ाई नहीं। आप किस तरह से सर से बात करो, देख किस तरह से रहे हो, देखने से कोई आप समझ जाएगा कि ये लड़का किस तरह से देखता है, इसकी सोच करने की दिशा क्या है। और मुझ में भगवान ने विशेष गुण दिया है, मैं किसी को देख के समझ जाता हूँ उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे ये विशेष गुण है मुझ में। जैसे ये सर नीरज सर हैं, तो ये हमेशा अच्छा सोचते हैं मेरे बारे में कि बच्चा आगे बढ़े, क्योंकि इन्होंने गरीबी देखी है और क्या ये रहता है कि इनको ये गरीबी प्राप्ति ना हो, ये ना देखे। मैं जो संघर्ष कर रहा हूँ इस उम्र में, कोचिंग में आता हूँ, पढ़ाता हूँ, फिर जाके मुझे खाना बनाने पड़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, फिर एक गाड़ी होता है तो कभी गाड़ी नहीं भी मिलती है तो मैं आके बच्चों को पढ़ाता हूँ। कड़ी धूप हो, कड़कड़ाती धूप हो, बच्चों को पढ़ाना है, आके संघर्ष करना है और घर कैसे भेजने हैं, कभी कमी हो जाए तब भी अपनी जीवन शैली को बनाए रखना है। जो संयमित सर की जीवन शैली है, तो उनसे मैं भी प्रेरणा लेता हूँ सर से। क्योंकि सर हैं, सर मेरे पिता जो पढ़ाते हैं, मेरे पिता के हिसाब से सर मेरे पिता के छात्र हुए। मेरे पिता को कम से कम 30 वर्ष का अनुभव है और अभी तक संघर्षरत है। और मैंने जन्म लिया है भाड़े के घर में, मेरा जन्म भाड़े के घर में हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं मरूँ भाड़े के घर में नहीं, मैं भाड़े घर में नहीं मरूंगा। जिस गरीबी में पैदा हुआ उस गरीबी को मैं दूर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं पढ़ाई करता हूँ कि अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने शुभचिंतकों का नाम रोशन कर सकूँ राष्ट्रीय स्तर पर। पहले तो जो एक छोटा सा स्तर था, राजकीय स्तर, जिला स्तर, उस पर किया, राजकीय स्तर पर करना, उसके बाद एक प्रतिद्वंदी के रूप में प्रतिस्पर्धा स्तर में करना, अपने शिक्षकों का नाम रोशन करना, ये मेरे जीवन का परम लक्ष्य है कि मैं कर सकूं और मेरे शिक्षक मुझ पर गर्व करें कि मैंने उसे पढ़ाया था। और सर अभी बोल रहे थे रास्ते में कि तुम्हारा भी नंबर आए, तो ये गर्व की बात है कि सर का मुझ पर विश्वास है। और सबसे बड़ी बात होती है बिलीव योर सेल्फ। मेरा खुद पे भी विश्वास है और सर को मुझ पर विश्वास है। और विश्वास बनाने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता है। अगर सर ने कभी देख लिया मुझे कि मैं किसी गंदे लड़की के साथ घूम रहा हूँ, ऐसा होगा तो कभी भी नहीं, लेकिन अगर सर ने मुझे देख लिया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही कमज़ोर दिमाग के होते हैं, अच्छे तो होते हैं लेकिन अगर भटक गए तो वो खराब इस तरह होते हैं कि लगे भी नहीं कभी वो इतने अच्छे भी थे। इस तरह के बहुत सारे छात्र, बहुत सारे उदाहरण हैं समाज में। मैट्रिक में टॉप किया, इंटर में टॉप किया और बाद में भटके, कहीं के नहीं रहे। और जो एवरेज था वो आज ऑफिसर है प्रेजेंट टाइम में। तो उससे मैंने नहीं रखता है कि वो टॉपर था मैट्रिक में, इंटर में टॉपर था, कुछ मैंने नहीं रखता है। आप बस पढ़ाई करें और शिक्षक जो बोलते हैं उनका पालन करें और देखिए अच्छी तरह से। ये किसी को देख रहे हो आँख टिला करके इस तरह से देख, नहीं, अरे यार तुम देखो अच्छी तरह, अनुशासन में तो, अरे जोर से लड़ो क्या, आँख मिलाने की ताकत रखो, अच्छी तरह मिला। सर है मेरे सरदे हैं और सर से मैंने बात की। मैं सर से इसलिए इस तरह से मैं ये सारी बात बता रहा हूँ क्योंकि सर हैं, ये इतनी बात में नहीं खोलता, क्योंकि सर से मैं बात करता था, कभी कभी मेरी कोचिंग में बात होती थी सर से 1 महीना 2 महीना में एक बार, तो सर मुझसे प्रशंसित हो जाते थे, पूछते थे बाबू ये बताओ, ये मुद्दा बताओ। और सर से कितनी चीज़ें सर ने मुझसे जानी कि बेटा ये क्या होता है, ये क्या होता है, आप बताएंगे तो तब ना मैं जानूँगा। तो मैं सर को बताता था कि सर आप ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे ये होगा। सर प्रारंभिक परीक्षा में बैठेंगे तो 6 से 12वीं तक की पुस्तक को चार्ट डालेंगे और यूपीएससी की तैयारी करेंगे, यूपीएससी सर को बच्चा लगेगा। और सर कोई डाउट नहीं है, सर एसडीएम पोस्ट पे भी जा सकते हैं। अभी सर की उम्र क्या, लोग 30 साल में तैयारी करते हैं और सर्टिफिकेट में जो होती है 27 साल, 4 साल तैयारी किया, 2 साल तैयारी किया और ऑफिसर बन के अपने पद पे चले जाते, क्योंकि जीवन एक है, लाइफ का मिलेगी दोबारा। क्योंकि सर को मैं बोल रहा हूँ कोशिश करें सर, और सर करेंगे। मैं सर पर ही, सर को बार बार मैं सर को आग लगाने आता हूँ, मैं सर को ही आग लगाता हूँ। कभी कोई बेटा जो होता है वो भी अपने पापा को बोलता है कि पापा आप ना, क्योंकि मेरे पापा टाइम देते हैं कोचिंग में, तो मुझे लगता है कि पापा की तो एनर्जी जाती है, समय जाता है, तो कभी अगर कम हो जाती है, पैसे की इनकम कम होती है, तो मैं पापा को बोलता हूँ पापा आप ना, मतलब ना आप जो पढ़ाते हैं तो आप नोट्स अवेलेबल कीजिए, आजकल के बच्चों को वही पसंद है, क्योंकि मेहनत तो वो बहुत करते हैं लेकिन उस तरह की जो चीज़ें नहीं मिलती है। और पापा वो चीज़ जब बोलते हैं बेटा ठीक है आपसे मैं वही करता हूँ, तो उन्होंने अपना तरीका बदला, क्योंकि मुझे लगता है ना मेरे पापा हैं वो इतनी तरह मेहनत करते हैं, सर भी मेरे अपने हैं, तो मुझे लगता है सर इतनी मेहनत करते हैं तो वो सफल कैसे होगी वो, क्योंकि समय जाता है, पैसा तो आ जाएगा, समय तो नहीं आएगा। सर का समय बीत रहा है और यंगस्टर हैं, अभी सर आप लोगों को पढ़ाने में लगे हैं, तो कोई सफल हो जाता है, कोई कुछ बन जाता है, तो वो जरूरी नहीं है किन्हीं को काम आए।
लेकिन एक अच्छा वही होता है जो हमेशा काम आए, लोगों के काम आए। और सर के बारे में यही कर सकता हूँ। और आप देखते होंगे एक चीज़ जो आप लोगों को देरी हो रही है, हाँ, आप एक चीज़ देखते होंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जब वैश्विक स्तर पर जाते हैं तो वो झुके हुए रहते हैं। क्यों झुके हुए रहते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, इतने बड़े पद पर हैं, जो हमारे देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद है, तब भी वो झुके रहते हैं। लेकिन यहाँ तो लोग दरोगा बन जाते हैं या किसी छोटे विभाग में चले जाते हैं, लोग पूरी तरह से स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, विनम्र नहीं होते। और जो विनम्र नहीं होंगे उनका जीवन में आगे बढ़ना बहुत ही कठिन है। और सर बड़े ही विनम्र हैं, बड़े ही अच्छे हैं, सर बड़े ही हंसमुख हैं। कभी कभी उनमें भी कोई चिंता होती है, लेकिन वो हंसते हैं कि सामने वाला ये ना समझे कि मैं दुखी हूँ, मैं कष्ट में हूँ, किसी प्रकार की संदेह किसी को ना हो ये लगे। और वो हमेशा खुश रहते, मुस्कुराते रहते हैं, ताकि बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी आंखों में मुस्कुराहट आ सके, वो भी खिलखिलाते रहें। ये सर की कोशिश होती है। और सर बहुत ही अच्छे हैं, सर के पास आते हो, पढ़ाई करो, और अच्छा नहीं लगता जो भी लगता है, सर जो भी समझाते हैं सर की बात मानो। और जाने वाले को सर नहीं रोक सकते हैं, लेकिन छात्र की कमी नहीं होती है। छात्र जो अच्छे छात्र होते हैं, जहाँ कम संख्या होती है इसका मतलब वहाँ अच्छे छात्र हैं। जहाँ ज़्यादा संख्या होती है, बोला जाता है ना कि गधेड़ों की संख्या ज़्यादा होती है, अच्छे शिक्षक के पास कम बच्चे ही टिक पाते हैं। जहाँ की व्यवस्था अच्छी हो, जहाँ माहौल ख़राब होता है, जब उस तरह की व्यवस्था दी जाती है, वहाँ छात्र ज़्यादा जाते हैं। और ये शिक्षक ईमानदार हैं, अपने आप में अच्छे हैं, तो इनके पास छात्र आते हैं जितने भी, और वो अच्छे छात्र ही आते हैं, क्योंकि सर जिस तरह पढ़ाते हैं। और सर की मोटिवेशन सर से लीजिए आप लोग, सर अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। और मैं सर से आज मुझे देखकर बहुत ही प्रसन्नता हुई सर से। और बहुत लोग यहाँ पर पक भी रहे होंगे, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, लेकिन माफ़ कीजिएगा मुझे, मेरी भी एनर्जी जा रही है, मेरे गले दुख रहे हैं, क्योंकि मुझे वो सब कुछ नहीं अभी दिख रहा। क्योंकि सर मेरे सामने बोला जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु माता पिता से बढ़कर है गुरु, क्योंकि मुझे इन्होंने लिखना सिखाया, निबंध लिखने की शैली सिखाई कि पहले आपको लिखना है कि आप किस तरह भाव को व्यक्त करें। इन्होंने मुझे लेखात्मक प्रणाली सिखाई, इन्होंने मुझे संख्या के बारे में फिर से एक बार पुनरुद्धार कराया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे वर्ण समझाया। और समझाने का जो सर का ट्रिक है वो बड़ा ही अपने आप में प्रशंसनीय है। सर जिस तरह से बताते हैं कि वो जीवन में कभी भी कोई नहीं भूल सकता। अब कोई बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर नहीं होगा वो भूल जाए, वो तो मुर्दा भी, उसको भी ट्रिक याद हो जाए। जो जिस तरह से सर पढ़ाते हैं कि ये ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो। हम लोग को याद है, हम लोग को सर ने पढ़ाया था ठीक, हम लोग के बैच में कम बच्चे ही थे, 4-5 बच्चे हम लोग आते थे, 7-8 आते थे, 10 आते थे। तो सर की जो पढ़ाने की शैली है, जो ट्रिक सिस्टम है सर का, वो बड़ा ही अनोखा है। सर बड़े ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और सर के पास आप लोग आते हैं, पढ़ाई करते हैं, सर चीज़ों को बताते होंगे, पूरी ईमानदारी से सर पढ़ाते हैं, ना ही सर टाइम देते हैं, ना ही कुछ देखते हैं, अपनी ड्यूटी के पूरी ईमानदारी से वो निभाते हैं और चले जाते हैं। सर की ये अच्छे गुण हैं जिनसे मैंने भी बहुत चीज़ सीखी है। और मुझे आशा है कि आने वाले समय में सर अपने कार्य में बीपीएससी की परीक्षा देंगे और एक बिहार लोक सेवा आयोग में एक अधिकारी के रूप में चयनित होंगे और बिहार का नाम रोशन, अपने माता पिता का नाम रोशन और हम जैसे छात्रों को अपने आप में गर्व करने का एक सौभाग्य प्रदान करेंगे कि हमने सर से पढ़ाई की थी। और जो नहीं पढ़ा है वो भी बोलेगा कि आज मैंने सर से पढ़ाई की थी, और वो नीरज सर थे ना, मैंने उनसे पढ़ाई की थी। जो नहीं पढ़ा था वही बोलेगा। यही तो सफलता की कीमत है। मेरी माँ सरकारी शिक्षक है, तो हमारे परिवार में बहुत दम है। और क्योंकि सरकारी जो महत्ता होती है, जो सरकारी ओहदे की जो एक पकड़ होती है, वो अपने आप में अलग होती है। क्योंकि हम लोग एक सामान्य परिवार से आते हैं और हम लोगों में पढ़ाई लिखाई के अलावा और कुछ नहीं है। हमारा बिहार इतना अच्छा है, यहाँ तो पढ़ाई करनी है और खेती करनी है, इसके अलावा तो कुछ और ही नहीं। बाहर आप जाएंगे, कोटा चले जाएं, आप चाहे मुंबई चले जाएं, दिल्ली चले जाएं,